साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही शिवसेना यूबीटी की खटिया खड़ी कर दी है। जी हां, सूत्रों की माने तो फडणवीस ने कुछ पुरानी फाइलों को मंगाया है और उन्हें रीस्टडी करने के लिए अपने अधिकारियों को आदेशित किया है। खबरों की माने तो ये फाइलें कुछ पुराने केसेस से जुड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि इन फाइलों में कुछ फाइलें यूबीटी नेताओं से जुड़ी है। तो क्या फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उद्धव ठाकरे की क्लास लेने लग गए हैं, खैर खबर लेने लग गए हैं? फडणवीस के इस कदम को राज ठाकरे ने बदला करार दिया है। तो आपको भी दिखाते हैं कैसे फडणवीस अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुट गए हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और फडणवीस के इस कदम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे ये तीनों शिवसेना यूबीटी के प्रमुख चेहरे हैं, या कहा जाए कि सिर्फ ये ही 3 चेहरे बचे हैं जो शिवसेना यूबीटी से अभी तक जुड़े हुए हैं। इन तीनों ने जी जान लगा दी थी, फिर भी इनकी पार्टी की कितनी कम सीटें आई ये तो सबको पता है। मगर क्या आप जानते हैं, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज है। संजय राउत तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल भी जा चुके हैं। तो अब लगता है कि एक बार फिर से जेल जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि खबरों की माने तो फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही कुछ पुरानी फाइलों को मंगाया है और अपने अधिकारियों से कहा है कि इनकी अच्छे से स्टडी करें और अगर कोई भी गुंजाइश बची है तो इन फाइलों में दर्ज केस पर फिर से काम शुरू करने के लिए कहा जाए। अब कंफर्म तो नहीं है कि ये फाइलें किससे जुड़ी है, मगर मीडिया सूत्रों की माने तो ये फाइलें कुछ पुराने केसेस की है, जिसमें से 3 फाइल उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे से संबंधित है। अब ये खबर जैसे ही बाहर आई तो हाई तौबा मच गया। मुख्यमंत्री के दफ्तर से ये खबर आग की तरह फैल गई। अब जैसे ही कुछ मीडिया कर्मियों ने राज ठाकरे से इस बारे में पूछा तो राज ठाकरे का जवाब काफी हैरान करने वाला था। सवाल का जवाब देने से पहले राज ठाकरे ने कहा कि आज मेरे मित्र और महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद में राज ठाकरे ने कहा, वास्तव में देवेंद्र फडणवीस को ये मौका 2019 में ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो अवसर चूक गए। इसीलिए अब मैं उनको दिल से बधाई देता हूं कि उन्हें ये मौका फिर से मिला है कि वो महाराष्ट्र की कुर्सी पर काबिज हो पाए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि 2019 और 2022 की घटना को यूं ही नहीं भुलाया जा सकता। 2019 में किस तरह से उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया था ये सभी के सामने है और 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी, इसीलिए एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और इन दोनों ही मौकों पर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन फडणवीस वो मौके चूक गए। लेकिन जनता को उनका साथ मिला और अब 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। राज ठाकरे ने आगे कहा कि भाई 1-2 फाइलों की बात करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब दर्जनों फाइलें खुलेंगी। जिन जिन ने जो जो पाप किए हैं सबके पाप यहीं पर सामने आएंगे। राज ठाकरे ने बेहद ही मुस्कान के साथ कहा कि कर्मों के फल धरती पर ही भुगतने पड़ते हैं। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं कही गई है, ये बातें सच है और अब कुछ लोगों को अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। राज ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हाँ, मालूम तो मुझे भी चला है कि कुछ फाइलें रीओपन की जा रही है, कुछ पुराने केसेस को फिर से खुलवाया जा रहा है, लेकिन अब मजा तो तब आएगा जब ये पुराने केसेस किससे जुड़े हैं उनका नाम भी सामने आएगा। राज ठाकरे ने यहाँ पर बिना नाम लिए कहा कि धोखा बहुत बुरी चीज होती है और धोखे के बाद जिससे धोखा मिलता है वो वाकई में बदला लेने के लिए सोचता नहीं है, लेकिन किस्मत ने उन्हें बदला लेने का मौका दिया है तो देवेंद्र फडणवीस जरूर अपना बदला पूरा करेंगे। राज ठाकरे ने यहाँ पर मीडिया से अलविदा लेते हुए कुछ लाइन भी गुनगुनाई और उन लाइन में उन्होंने कहा, ठुकरा के मेरा प्यार, यानी कि समझ जाना चाहिए कि राज ठाकरे का यहाँ पर निशाना पूरी तरह उद्धव ठाकरे की तरफ था कि जिस तरह से 2019 में उद्धव ठाकरे ने किया उसका बदला, उसका इंतकाम अब फडणवीस लेंगे और कुछ फाइलें खुल जाना और उनमें उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम आना ये उसी की निशानी है। राज ठाकरे ने यहाँ पर बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? क्या वाकई में उन पुराने केसेस को खोलने की जरूरत है जिनकी जाँच अभी तक अधूरी पड़ी है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस स्टाइलिश नेताओं में शुमार रहे हैं। उन्होंने साल 2006 में एक बार नागपुर के एक कपड़े की दुकान अंबिका मेंस के लिए मॉडलिंग भी की थी। शहर में उनकी तस्वीरों के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे थे। उनकी मॉडलिंग की चर्चा मुंबई से दिल्ली तक हुई, क्योंकि वो दूसरी बार बीजेपी के विधायक चुने गए थे। जब ये खबर खुद अटल बिहारी वाजपेयी को मिली तो उन्होंने फडणवीस को दिल्ली भी बुलाया और टीओआई से बातचीत में फडणवीस के एक दोस्त शैलेश जोगलकर ने बताया कि दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें आइए मॉडल जी कहकर पुकारा था। हालांकि वो फडणवीस से नाराज नहीं बल्कि खुश थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडलिंग की तस्वीरें उनके ही एक दोस्त विवेक रानाडे ने खींची थी और इसके पोस्टर शहर में लगे थे। बड़े बड़े होर्डिंग्स भी शहर में लगे थे। नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राज्य में सबसे बड़े नेता रहे हैं। एबीवीपी से राजनीति में आए फडणवीस विधायक बनने से पहले नागपुर में नगर सेवक यानी कि पार्षद चुने गए थे। वो 22 साल में पार्षद बन गए थे। इसके बाद 27 साल की उम्र में वो मेयर बन गए थे। इसके बाद वो पहली बार 1999 में विधायक चुने गए। इसके बाद फडणवीस ने कभी भी पलट कर नहीं देखा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के युवा कार्यकर्ताओं के साथ पुराने कार्यकर्ताओं के भी पसंदीदा रहे हैं। धीर गंभीर रहने वाले फडणवीस की सबसे मजबूती है कि संघ, सरकार और संगठन तीनों में काम कर चुके हैं। वो युवाओं में कितने लोकप्रिय हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के चुनावों में देवा भाव सॉन्ग खूब वायरल हुआ था। युवा कार्यकर्ताओं ने देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए खूब मेहनत की है। अब सीएम के नाम पर मुहर लगने के बाद एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस सुर्खियों में है और उनकी नेटवर्थ को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो क्या आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगले सीएम बनने जा रहे फडणवीस कितनी संपत्ति के मालिक हैं? तो नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के मामले में देवेंद्र फडणवीस किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। राजनेता होते हुए भी उन्होंने एक कारोबारी की तरह शेयर मार्केट में तगड़ा निवेश कर रखा है। यही वजह है कि उनकी पत्नी को भी लेडी बॉस कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की कुल घोषित संपत्ति की बात की जाए तो वो 13 करोड़ 27 लाख रुपए है। अपने चुनावी हलफनामे में फडणवीस ने बीते वर्ष यानी कि 2023-24 वित्तीय वर्ष में उनकी सालाना आय 79 लाख रुपए बताई थी। वहीं इससे पिछले साल में उनकी इनकम 92,48,000 रुपए थी। इस हिसाब से पिछले वर्ष उनकी आय में थोड़ी कमी देखी गई। देवेंद्र फडणवीस करोड़पति तो है ही, लेकिन उनकी देनदारी भी कुछ कम नहीं है। myneता.com पर दिए उनके हलफनामे के मुताबिक उन पर 62 लाख रुपए का कर्ज है। देवेंद्र फडणवीस के निवेश की बात की जाए तो उन्होंने शेयर बाजार के साथ साथ बॉन्ड और डिवेंचर्स में सीधे तौर पर कोई निवेश नहीं किया है, बल्कि अपनी पत्नी के नाम पर कई तरह के निवेश कर रखे हैं। सामने आया कि फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की खुद की कुल संपत्ति 5 करोड़ 63 लाख रुपए है और शेयर बाजार में उनके नाम पर कई म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले देवेंद्र फडणवीस के पास खुद के नाम पर कोई 4 पहिया वाहन नहीं है, लेकिन गोल्ड की बात की जाए तो उनके पास 450 ग्राम सोना है, जबकि पत्नी अमृता के पास 900 ग्राम गोल्ड है। वहीं जमीन की बात की जाए तो अमृता के नाम पर 1 करोड़ 27 लाख रुपए की कृषि भूमि है, जबकि फडणवीस के नाम पर 3 करोड़ रुपए का घर और 47 लाख रुपए का फ्लैट भी है, जबकि पत्नी के नाम 36 लाख रुपए की संपत्ति दर्ज है। ये सारी डिटेल myneता.com के जरिए मिली है। हालांकि ये संपत्ति वो है जो चुनावी हलफनामे में बताई गई है और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो आपका अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या कहना है? कैसे मॉडलिंग करते हुए विधायक बने, विधायक से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं? आप भी अपने नए मुख्यमंत्री पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।